स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्जाम सभा में। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जितने भी आपके पीएसयूज होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर कुछ अन्य जो भी आपका वन एग्जामिनेशन होते हैं, तो उसमें जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसे ही एक क्वेश्चन पेपर को मैं उठा के यहाँ पे आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका वाइजैक स्टील का है। तो वाइजैक स्टील के प्रीवियस ईयर से यहाँ पे लिया गया है। इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं केवल बताने का पर्पज यही है। इसमें मैं फिलहाल क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्व करने का प्रयास करूंगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी समझना चाहिए कि मतलब ये क्वेश्चंस कहाँ पे आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आपका जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत पूछे जाते हैं। क्योंकि ये आपका पुराना पेपर है, तो इसमें जो आपका करंट अफेयर के क्वेश्चंस होंगे उसको मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कराऊंगा। अदरवाइज जो भी स्टैटिक आपका जीके है उसको यहाँ पे सॉल्व कराने की कोशिश की जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इसमें 50 क्वेश्चन है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, जैसे पीएसयू का कोई भी एग्जामिनेशन आप देखोगे उसमें 50 क्वेश्चन आपका जनरल अवेयरनेस होता है, 50 क्वेश्चन इंग्लिश होता है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मिला करके तो 100 क्वेश्चन एक पेपर 1 होता है। पेपर 2 उसका सेकंड पार्ट जो होता है वो केवल आपका टेक्निकल होता है, चाहे वो मैकेनिकल हो सकता है या फिर कोई अदर इंजीनियरिंग का जो कोर सब्जेक्ट है वो हो सकता है। तो इसमें आपका जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन हैं, तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन, 51 से लेकर के 100 तक है। 51 नंबर क्वेश्चन है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, मतलब कि भारत की नई इकोनॉमिक पॉलिसी को कब इंट्रोड्यूस किया गया था। आपके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे डिटेल बताऊंगा कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया वाज लॉन्च्ड इन 1991, 1991 में इसको लॉन्च किया गया था। उसमें जो प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव, उनकी गवर्नमेंट के द्वारा आपका टू रिड्यूस द इम्पोर्ट ड्यूटी को कम करने के लिए ओपन रिजर्व सेक्टर फॉर द प्राइवेट प्लेयर्स, और जो भी आपके रिजर्व सेक्टर थे उसको प्राइवेट प्लेयर्स को दिया गया। इसके साथ साथ इंडियन करेंसी को कैसे एक्सपोर्ट के लिए आपका इंक्रीज किया जाए उस पर ध्यान किया गया था। इस जो आपका टोटल ओवरऑल हुआ था ना, ये पॉलिसी जो चेंज हुई थी उसको एलपीजी मॉडल ऑफ ग्रोथ कहते हैं। एलपीजी का मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। सेकंड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक। इसमें आपसे पूछा गया कि इसमें कौन सा चीज नॉट एंड द इंस्ट्रूमेंट, इसमें कौन सा चीज इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे कि सेंट्रल बैंक जो है क्रेडिट को कंट्रोल करती है। तो आपके पास ऑप्शंस जानने से अच्छा है मैं आपको पूरा डिटेल बताता हूँ कि जो मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल होता है वो क्या होता है। इसमें एक आपका क्वांटिटेटिव होता है, एक आपका क्वालिटेटिव होता है। बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, वेरिएबल कैश रिजर्व, ये आपका हो सकता है। इसी तरीके से आपका क्वालिटेटिव में क्रेडिट रेटिंग, डायरेक्ट एक्शन, ठीक है, मोरल प्रिजर्वेशन, पब्लिसिटी, रेगुलेशन, ये पूरा आपका डिटेल में दिया गया है। तो जो आपका क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए तरीका होता है कुछ इसी तरीके से जाना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आंसर तो मिल ही गया होगा। मुझे नहीं लगता कि अब आंसर बताने की आपको जरूरत पड़ेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ते हैं 53rd नंबर। इन विच टाइप ऑफ द इकोनॉमी नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल। तो ऑप्शंस दिए गए हैं क्लोज इकोनॉमी, ओपन, डेवलप्ड और डेवलपिंग। इसको हम डिटेल में यहाँ पे देख लेते हैं। तो मतलब किस तरह की इकोनॉमी होती है जिसमें कि आपका देखा जाता है कि जो आपका डोमेस्टिक इनकम है वो आपका नेशनल इनकम के बराबर होती है। तो क्लोज्ड इकोनॉमी के अंतर्गत डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू द नेशनल इनकम एज देयर विल बी द नो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द अब्रॉड, क्योंकि विदेश से कोई भी चीज आनी नहीं है। अच्छा, क्लोज्ड अगर इकोनॉमी की बात करें तो ऐसा कोई भी देश दुनिया में फिलहाल आइडियल तौर पर नहीं है, लेकिन अगर नॉर्थ कोरिया की बात करें तो लगभग वो क्लोज इकोनॉमी जैसा ही है, बाहर से बहुत ज़्यादा व्यापार करता नहीं है। तो जो डोमेस्टिक इनकम होती है वही आपका नेशनल इनकम बन जाती है, लेकिन आइडियल तौर पे कोई भी ऐसा देश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है कि द टर्म कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, इसका मतलब क्या होता है। कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, सीसीए का क्या मतलब होता है। तो कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस का मतलब समझते हैं, इज द अमाउंट ऑफ मनी अ कंट्री हैज टू स्पेंड ईच ईयर टू मेंटेन इट्स प्रेजेंट लेवल ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन। मतलब भारत, जैसे भारत की बात करें तो भारत में इकोनॉमिक प्रोडक्शन को बनाए रखने के लिए भारत सरकार जो भी पैसे खर्च करती है एक साल के अंतर्गत उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। जैसे कि द फंड यूज टू परचेज द मशीनरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशन गुड, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो सकता है, डी हो सकता है। इंक्रीज द वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट, ऐसा नहीं होगा। डिप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट, ये भी सही नहीं होगा। तो आप अ पार्ट ऑफ इनकम यूज्ड फॉर द कंजम्पशन, कंजम्पशन के लिए जो कोई अगर इनकम यूज की जाती है तो क्या वो होगा। तो आपसे सीधा क्या है कि ऐसा अमाउंट जो कि कंट्री में स्पेंड किया जाता है टू मेंटेन द प्रेजेंट लेवल ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन। तो सीधी सी बात है, इकोनॉमिक प्रोडक्शन आपका ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन आप अपने से चेक कर सकते हैं, मैं उसकी पूरे डिटेल में व्याख्या कर दे रहा हूँ। इन द फॉलोइंग हु इज द सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। अब इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है कि सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन कौन हो सकता है।
एक टीचर हो सकता है जो कि स्कूल में टीचिंग करता है, एक डॉक्टर हो सकता है जो कि हॉस्पिटल में अपॉइंट किया गया है, एक रेलवे का एम्प्लॉय हो सकता है, या फिर एक बिजनेसमैन हो सकता है। तो आंसर क्या सही होगा, मैं आपको डिटेल में समझा दे रहा हूँ, आप अपने आप आंसर दे दोगे। तो इसमें जो आंसर है, बिजनेस ओनर, although the precise definition of self employed varies among the, अगर अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से इसको आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को डिफाइन किया जाता है। ज़्यादातर देखा जाता है कि जो प्राइवेट रिसर्च फर्म है वो आपका सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, और इसमें जिसमें कोई भी आपका कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो आपका इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि सोल प्रोप्रिएटर ऑफ द बिजनेस, मतलब कि मान लीजिए जो अकेला ही मालिक है उसको सेल्फ एम्प्लॉयड कहेंगे। तो ज़्यादातर बिजनेस जो आपका करते हैं वो आपका सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। तो इसमें जो बिजनेसमैन है तो आपका सेल्फ एम्प्लॉयड, क्योंकि देखो टीचर जो है आपका प्रशासन के अंतर्गत होता है, डॉक्टर भी किसी के अंदर होता है, मतलब वो खुद तो पैसे नहीं लेता ना, खुद एम्प्लॉय थोड़ा देता अपने को। रेलवे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। तो बिजनेसमैन आपका फ्री होता है, वो चाहे जो करे, अगर दुकान चला रहा है तो वो खुद का सेल्फ एम्प्लॉयड है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, हु रूल्स द स्टेट इन द इवेंट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। अगर आर्टिकल 356 के तहत अगर इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है तो कौन ऐसा है जो कि जिसके हाथ में सत्ता आ जाती है। तो पहली बात तो जनरल हमेशा किसके हाथ में होती है, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है। लेकिन अगर बात करें कि आर्टिकल 356 के तहत जब इमरजेंसी हो जाती है तो इसमें से आपके पास ढेर सारे ऑप्शन है कि प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ कोर्ट। कहने का मतलब आपको प्रदेश में पूछा है, न कि देश में। अगर ये यही चीज जो स्टेट लिखा हुआ है ना, अगर स्टेट की जगह पे प्रदेश हो जाता, मतलब कि देश हो जाता, देश में राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंशियल रूल लग जाता है, ठीक है। तो इसको मैं बताऊंगा कि आर्टिकल 356 के तहत स्टेट दैट प्रेसिडेंट कैन इन्वोक द प्रेसिडेंशियल रूल इन द स्टेट ऑन द रिपोर्ट ऑफ गवर्नर इफ द स्टेट मशीनरी लेजिस्लेचर फेल टू अबाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म। तो इससे एक बात साबित होती है कि प्रदेश में अगर मान लीजिए इमरजेंसी लगानी पड़ रही है आर्टिकल 356 के तहत में, तो वहां पे गवर्नर जो होगा वो वहां का अधिकारी हो जाएगा, वहां पे सत्ता संभालने वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस, ये क्वेश्चन है 57 नंबर। नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस, इसको कब सेटअप किया गया था? 91, 92, 93, 94, 91, 92, 93, 94। इसका जो सही आंसर है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। 123rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2017 में किया गया था। मतलब इसमें अलग अलग समय पे अमेंडमेंट होते रहे हैं, लेकिन पहली बार जब इसको आपका इम्पावर किया गया था या एस्टैब्लिश किया गया था तो वो दिन था, किसके द्वारा किया गया था? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एस्टैब्लिश ऑन द 14 अगस्त 1993। 1993 में 14 अगस्त को इसको पहली बार मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा इसको लागू किया गया था। आर्टिकल 338 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत किया गया था, और इसमें समय समय पर बदलाव होते रहते हैं, जैसे कि 123rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 2017 में, 102nd अमेंडमेंट में भी इसमें आपका चेंज होता रहा है। तो ये आपको जानना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडियन यूनियन, जो भारतीय संघ है उसका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? ठीक है, मैं राजभाषा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑफिशियल लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। तो हिंदी इन द देवनागरी जो स्क्रिप्ट है वो भारत की, मतलब यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज है। द फॉर्म ऑफ न्यूमेरल टू यूज फॉर द ऑफिशियल पर्पज ऑफ द यूनियन एंड इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ द इंडियन न्यूमेरल, आर्टिकल 343 फर्स्ट के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत, जो आपका हिंदी है जो कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस स्क्रिप्ट में लिखी जाती है? देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, वही भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करेंगे। पंचायती राज फॉर्म्ड ऑफ द रूरल गवर्नमेंट वाज फर्स्ट अडॉप्टेड। आप जानते हो कि भारत में 3 तरह का शासन चलता है, एक प्रदेश सरकार होती है, एक आपका सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक आपका पंचायती राज होती है। इसको स्थानीय शासन कहते हैं, स्वशासन। महात्मा गांधी जी ने इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था। तो जो पंचायती राज होता है, पंचायती राज को सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? तो इसका आंसर मैं खुद नहीं दूंगा, मैं यहाँ पे आपको डिटेल में समझाऊंगा। सो पंचायती राज सिस्टम वाज फर्स्ट अडॉप्टेड बाय द स्टेट ऑफ राजस्थान इन नागौर डिस्ट्रिक्ट। राजस्थान में भी कहाँ पे? नागौर डिस्ट्रिक्ट में पहली बार शुरू किया गया था ऑन द 2nd 1959, बट द फर्स्ट स्टार्टेड बाय द आंध्र प्रदेश ड्यूरिंग द 1950 एंड 60s। अदर स्टेट गवर्नमेंट जिन्होंने इसको अडॉप्ट किया है, एस्टैब्लिश किया पंचायती राज को, जैसे महाराष्ट्र ना, वो आपका 9th स्टेट बना जिसने पंचायती राज को अडॉप्ट किया। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि पहली बार राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने किया था, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो यहाँ पे राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, तो ऑप्शन सी जो आपका राजस्थान आंध्र प्रदेश है वो सही उत्तर, क्योंकि राजस्थान के में पहली बार हुआ था लेकिन आंध्र प्रदेश ने इसको पहले स्टार्ट कर दिया था। तो ये दोनों मिला करके आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड
फॉर द सिटीजनशिप बाई, भारत में कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका संविधान है वो सिटीजनशिप कैसे देता है, अगर कोई भी आदमी नागरिकता पाना चाहता है तो वो कैसे पा सकता है। तो आर्टिकल 5 के तहत सिटीजनशिप ड्यूरिंग द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। एन इंडिविजुअल हु हैज बीन ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन द इंडियन टेरिटरी फॉर एटलीस्ट 5 years, इमीडिएट प्रोसीडिंग सच कमेंसमेंट शैल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। कहने का मतलब है अगर भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति ऑर्डिनरी रेसिडेंट जो कि लगातार 5 सालों तक रहता है, कम से कम 5 सालों तक रहता है, वो भारत की नागरिकता ले सकता है। उसको तुरंत मिल जाएगी ऐसा कुछ नहीं है, उसको वो भारत की नागरिकता ले सकता है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड द सिटीजनशिप बाई। देखो आप अगर भारत के अंदर पैदा होते तो बर्थ से हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर संविधान में बात किया जाए तो अगर वो रेजिडेंट है, ठीक है, तो वो आपका क्या होता है वहाँ का अपने आप क्या हो जाएगा, उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी। और नेचुरलाइजेशन मतलब क्या होता है कि अगर वो सामान्य तौर पे वहाँ पे रह रहा है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव जो है आपका सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि हु एज्यूम्ड द टाइटल मोहम्मद बिन तुगलक एंड बिकम द रूरर ऑफ दिल्ली 1325। तो 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो जो रूरल बना दिल्ली का, तो उसका असली नाम क्या था। कुल मिला के यही समझिए कि मोहम्मद बिन तुगलक का दूसरा नाम क्या था, जूना खान, नसीरुद्दीन शाह, ठीक है, चंगेज खान या फिर इल्तुतमिश, क्या नाम था। तो इसको समझते हैं। जो मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है, ये आप मैंने लिखा है। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो कि बॉर्न हुआ था 1290 में, और वो आपका सिंध में पैदा हुआ था जो कि पाकिस्तान में है। ये आपका तुगलक डायनेस्टी का, तुगलक शासन का दूसरा सल्तनत मतलब सुल्तान था। और इसका जो मोहम्मद बिन तुगलक का जो नाम जो है उसको मलिक मतलब फ़कर मलिक जौना खान के नाम से, जूना खान या जौना खान जो कह लीजिए, ठीक है, तो उसके नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके बारे में कुछ अन्य बातें जैसे कि ये आपका 1325 से लेकर के 1351 के बीच में सुल्तान रहा। एंड ही वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ गियासुद्दीन तुगलक जो कि आपका तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर था। तो उम्मीद करता हूँ ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी, तो आपको आंसर भी मिल चुका होगा। तो वो जूना खान इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 62 जो सेकंड नंबर है, सेकंड क्वेश्चन है, वो क्या है, द सिख गुरु पुट टू द डेथ ऑफ औरंगजेब बाई वाज, मतलब कि ऐसा कौन से सिख गुरु थे जिसको औरंगजेब के द्वारा मारा गया था। औरंगजेब beheaded the Guru Tegh Bahadur 24 नवंबर 1675 इन द फ्रंट ऑफ मैसिव क्राउड, मतलब एक बड़े क्राउड के सामने गुरु तेग बहादुर का कत्ल किया गया था औरंगजेब के द्वारा। गुरुद्वारा शीशगंज साहिब इन द चांदनी चौक मार्क द प्लेस ऑफ हिज एग्जीक्यूशन, ठीक है। हिस्टोरियन हारून खालिद रोड द औरंगजेब forbade anyone from the moving the decapitated head of the Guru Tegh Bahadur, but two of his followers defied his order। कहने का मतलब है औरंगजेब ने फिलहाल आपका गुरु तेग बहादुर को मारा था। तो इससे आपका आंसर तो आपको मिल ही चुका होगा कि ऑप्शन सी जो है तेग बहादुर सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि होम रूल जो है इंडिया में वो कब स्टार्ट किया गया था। आपके पास ढेर सारे ऑप्शन हैं जिसको मैं डायरेक्ट आपका एक पैराग्राफ के माध्यम से बताता हूँ। होम रूल लीग जो है ईदर ऑफ द टू शॉर्ट लाइव्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका एक छोटा सा जीवित आपका ऑर्गेनाइजेशन था, बहुत देर तक नहीं चल पाया था, ठीक है। सेम नेम इन द इंडिया एस्टैब्लिश, मतलब होम रूल जो है उसको विदेशों में भी देखने को मिलता है, लेकिन भारत में होम रूल जो है अप्रैल और सितंबर 1916 में, ठीक है, 2 बार स्थापित हुआ था, 2 अलग-अलग लोगों के द्वारा। अप्रैल में स्थापित हुआ था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो कि एक इंडियन नेशनलिस्ट थे। इसके अलावा ब्रिटिश सोशल रिफॉर्मर एक थी जिसका नाम था एनी बेसेंट, उनके द्वारा भी आपका सितंबर 1916 में शुरू किया गया था। मतलब यहाँ पे 2 नाम आता है, कौन किसका नाम आता है। पहली बात तो आपका तिलक का नाम आता है, ये आपका तिलक, और दूसरा आपका एनी बेसेंट, तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि हु एमंग द फॉलोइंग वाज द रिस्पांसिबल फॉर द रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म इन 19th सेंचुरी। फिलहाल तो आप आंसर जानते हो लेकिन मैं अपने से नहीं बताऊंगा, यहाँ पे आप डिटेल में समझ लीजिए। स्वामी विवेकानंद वाज द रिस्पांसिबल फॉर द रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म इन 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी में स्वामी विवेकानंद ने हिंदुत्व को जो है उसको रिवाइव किया था, बढ़ाया था। क्यों किया था, ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि उन्होंने देश विदेशों में हिंदी संस्कृति या हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार किया था। अगला है गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऐसा किसने कहा था। खुदीराम बोस, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर। इसका आंसर बताने की आवश्यकता नहीं है, सुभाष चंद्र बोस सही उत्तर हो जाना चाहिए।
अगला क्वेश्चन है कि इंडियाज नॉर्दर्न मोस्ट लेटीट्यूड क्या है। ठीक है, भारत का उत्तर की तरफ का लेटीट्यूड क्या है। ठीक है, लेटीट्यूड का मतलब क्या होता है कि इक्वेटर के पैरेलल में जो लाइन बनाई जाती है, सर्कुलर लाइन जो बनाई जाती है, उसको बोलते हैं लेटीट्यूड। तो लेटीट्यूड, भारत का नॉर्दर्न लेटीट्यूड क्या है उसको समझते हैं। तो अब पूरा लोकेशन समझ लेते हैं। जब लेटीट्यूड की बात आई है तो पूरी बात जानिए। जो भारत का लेटीट्यूड है, ठीक है, मेन लैंड की बात करेंगे हम, पानी वानी की वाटर की बात नहीं कर रहे। लेटीट्यूड आपका 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के आपका नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, मतलब ये इक्वेटर से ऊपर की तरफ है ना। तो अगर दक्षिण में, भारत के दक्षिण में बात करें तो लेटीट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट आता है। भारत के सबसे ऊपरी पॉइंट पे बात करें, सबसे नॉर्थ में बात करें तो 37 डिग्री 6 मिनट आता है। अगर लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ नापा जाता है तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, ये आपका लॉन्गिट्यूड है। इसका मतलब भारत जो है आपका ईस्ट नॉर्दर्न आपका स्पेयर में स्थित है। ठीक है, ग्लोब में स्थित है। तो अगर आपसे अब लॉन्गिट्यूड पूछे तो भी आप बता सकते हैं 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, ये लेफ्ट टू राइट चलता है। लेटीट्यूड की बात करेंगे तो ये आपका नॉर्थ टू साउथ चलता है। तो भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट पे आपका 8 डिग्री 4 मिनट है। इसके साथ साथ आपका छोटे पॉइंट पे आपका 37 डिग्री 6 मिनट है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इंडियन टेरिटरी की बात करेंगे तो ग्रेट निकोबार आइसलैंड जो है वो आपका सबसे सबसे नीचे का पॉइंट है, जो कि आपका 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ है। अगर कन्याकुमारी की बात करेंगे तो वो आपका मेन लैंड में आता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन है द भाबर प्लेन हैव बीन डेवलप्ड बाय। जो आपका भाबर प्लेन होता है वो किसके द्वारा डेवलप किया जाता है। ग्लेशियर डिपोजिशन के द्वारा, या फिर विंड डिपोजिशन के द्वारा, या फिर रिवर डिपोजिशन के द्वारा, या फिर डिपोजिशन ऑफ लेक। देखो इसका आंसर तो रिवर डिपोजिशन है कि भाबर जो प्लेन होता है वो आपका, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी से बनता है। इसको समझ लेते हैं फिलहाल। भाबर या फिर भाभर, भाबर या भाभर इज अ रीजन साउथ ऑफ द लोअर हिमालय। लोअर हिमालय के साउथ में, ठीक है, आपका जो लोअर हिमालय है उसके साउथ में, एंड शिवालिक हिल इन उत्तराखंड स्टेट में, वहां पे आपको ये देखने को मिलता है। सो इट इज द एलुवियल एप्रोन ऑफ सेडिमेंट वास्ट डाउन फ्रॉम द शिवालिक along the northern edge of the Indo-Gangetic Plain। इंडो गंगेटिक प्लेन का जो आपका उत्तरी हिस्सा है और जो आपका सेंडिमेंट्स वास्ड डाउन बाय द शिवालिक, और जो शिवालिक के जो भी आपका बचा हुआ पार्ट होता है उससे वाश करके बनाया जाता है। तो शिवालिक श्रेणी क्या है, बर्फ से ढकी हुई श्रेणी है। तो ये आपका ग्लेशियर डिपोजिशन हो जाएगा। यहाँ पर रिवर डिपोजिशन नहीं होगा, यहाँ पे ग्लेशियर डिपोजिशन से बनता है। ठीक है, उसको आप बोल सकते हैं, क्योंकि आपका इंडो गंगेटिक प्लेन के नॉर्थ में ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सबसिस्टेंस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन। भारत में अगर सबसिस्टेंट टाइप ऑफ फार्मिंग की बात करेंगे तो ये कहाँ किया जाता है, उसको अगर देखा जाए तो ज्यादातर इसके लिए हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा कुछ सबसिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर अकर्ड व्हेन द फार्मर ग्रो फूड क्रॉप टू मीट द नीड ऑफ देमसेल्व्स। ये एक तरह की ऐसी कृषि है जहाँ पे जो किसान होता है वो केवल उतना ही पैदा करता है जितना वो खा सके। ठीक है, सबसिस्टेंट एग्रीकल्चर वॉज predominant in the part of Asia, especially in India and the later. In this type of the agriculture, a patch of forest land is cleared by the combination of felling, chopping down and burning the crop and grown। कहने का मतलब है इसके लिए क्या किया जाता है कि जंगलों को काटा जाता है। जंगलों को काटे जाने के बाद वहां पे आपको खेती किसानी की जाती है। तो ये ज्यादातर आपको प्लेटू में मिलना चाहिए। मैं भी इसके लिए श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैंने नेट पे सर्च करने की कोशिश की, नहीं मिला फिलहाल। मतलब कि इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि प्लेटू पे होगा। सही उत्तर अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अफ्रीका इज सेपरेटेड फ्रॉम द यूरोप बाय। अफ्रीका जो है आपका यूरोप में किसके द्वारा सेपरेट किया जाता है, ऐसा कौन सा वाटर बॉडी है जो कि सेपरेट करती है। सो स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर connect the Atlantic Ocean with the Mediterranean Sea and separate Spain on the European continent and Morocco on the African continent। पहली बात तो ये समझिए कि अफ्रीका में मोरक्को जो है उससे जुड़ता है, उसको सेपरेट होता है किससे, यूरोप का एक देश है जिसका नाम है स्पेन। स्पेन का राफेल नडाल है, उससे आप समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो ये दोनों आपका एक दूसरे से मिलते हैं, किसके द्वारा मिलते हैं, मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक सी के बीच में। तो यहाँ पे आपका उत्तर मिल चुका होगा। इसमें मेडिटेरेनियन सी जो है, सॉरी मतलब अटलांटिक जो ओशियन है
मतलब मेडिटेरेनियन सी, अटलांटिक ओशन की बात तो की जा रही है लेकिन अटलांटिक सी की बात नहीं की जा रही है। तो यहाँ पे मेडिटेरियन सी जो है वो आपका इन दोनों को अलग करती है। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज रिचार्ज बाय द सब सॉइल वाटर। तो इसमें से कौन सा रिवर है जो कि सब सॉइल वाटर के द्वारा आपका रिचार्ज होता है। तो इसमें जो सही उत्तर है आपका नर्मदा है। क्या नाम है उसका? नर्मदा। नर्मदा इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ा जाए तो इसमें है कि डॉल्फिन के बारे में आपसे एक क्वेश्चन किया गया है कि डॉल्फिन क्या है, वो फिश है, मैमल है, रेप्टाइल है, टर्टल है। इसमें लोग कंफ्यूज इसलिए होते हैं कि देखो ये वाटर वाटर में रहता है, पानी में रहता है, तो लोग फिश लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको यहाँ पे उत्तर दे रहा हूँ। इवन दो दे लिव इन द ओशियन ऑल द टाइम्स, ये ज्यादातर आपका ओशन में पाए जाते हैं, लेकिन डॉल्फिन आर द मैमल्स, ये फिश नहीं है बल्कि मैमल है। लाइक द एवरी मैमल, डॉल्फिन आर द वार्म ब्लडेड, अनलाइक फिश हु ब्रेथ थ्रू द गिल, डॉल्फिन ब्रेथ एयर यूजिंग द लंग्स। डॉल्फिन जो होता है आपका लंग्स से आपका ब्रीदिंग करता है, ब्रीदिंग सिस्टम करता है। डॉल्फिन्स मस्ट मेक फ्रीक्वेंट ट्रिप्स ऑफ द सरफेस ऑफ द वाटर टू कैच अ ब्रेथ। और डॉल्फिन जो होता है आपका पानी के सरफेस में आता है ताकि वो ब्रेथ कर सके, सांस ले सके। ठीक है, ऐसा होता है। जबकि फिश में क्या होता है, फिश की ब्रीदिंग सिस्टम जो होती है आपका गिल्स के द्वारा होती है। ठीक है, हिंदी में इसको गलफड़ा कहते हैं। तो इसलिए आपका जो डॉल्फिन है वो आपका मैमल नहीं है, मतलब कि मैमल है न कि फिश है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एनिमल्स विच हैव अ वेल मार्क्ड डाइजेस्टिव कैविटी आर पुट अंडर। मतलब कि ऐसे एनिमल्स जिनमें कि आपका डेवलप्ड आपका डाइजेस्टिव कैविटी होती है, उनको किस श्रेणी में रखा जाता है वो समझते हैं। तो पैराजोआ इज द सब kingdom in which the multicellular organism have less specialized cell, that is metazoa. So metazoa include the multicellular animals. तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर होगा वो आपका होगा मेटाजोआ, जिसमें कि आपका मल्टी सेलुलर आपका चीजें पाई जाती हैं। अगला है मशरूम सार। मशरूम क्या है? इसका जो उत्तर हम देने का प्रयास करेंगे वो ये है कि अ मशरूम और टोडस्टूल इज द फ्लैशी स्पोर बियरिंग फ्रूटी बॉडी ऑफ द फंगस। तो यहाँ पे आपका उत्तर मिल जाना चाहिए। टिपिकली प्रोड्यूस्ड above ground or the soil or on the its food sources। तो ये आपका जो फंगस है फूड सोर्सेस के ऊपर देखने को मिलता है। तो मशरूम जो है आपका एक फंगाई है। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन द एंडोक्राइन एज वेल एज द एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसमें से आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आपसे पूछा कि एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों साथ में कौन है। तो liver and pancreas are the both exocrine and endocrine glands. They are the exocrine glands because they secrete the products biles and the pancreas use into the this। मतलब कुल मिला के आपका एंडोक्राइंस जो है और एक्सोक्राइंस जो है ग्लैंड्स वो आपका लीवर और पैंक्रियाज में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जो आपका सही उत्तर हो जाना चाहिए, तो लीवर तो दिया नहीं है, तो पैंक्रियाज जो ऑप्शन सी है वो आपको ठीक हो जाना चाहिए। मतलब ये जो पैंक्रियाज है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एसोसिएटेड विद द किडनी डिसऑर्डर। मतलब इनमें से जो किडनी डिसऑर्डर है आपका वेंटिलेटर हो गया, डायलिसिस हो गया, ठीक है, पेसमेकर हो गया, बैरोपेसिन हो गया। तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा, मतलब कौन सा एसोसिएटेड है आपका मतलब किडनी से। तो वेंटिलेटर इंड्यूस्ड किडनी इंजरी इज बिलीव टू बी अकर्ड ड्यू टू द चेंज इन द हीमोडायनेमिक दैट इम्पेयर रिनल परफ्यूजन्स। ठीक है, कुल मिला के आपका वेंटिलेटर सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे उसको सपोर्ट करने के लिए, आंसर को सपोर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे आपको प्रमाण प्रस्तुत कर दिया है, इसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ताकि ऑथेंटिसिटी जो है आपका वो बनी रहे। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द फूड इज। फूड का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है? एनर्जी गेट करना, या फिर हंगर को सेटिस्फाई करना, या फिर बॉडी की ग्रोथ, या फिर रियलाइज द टेस्ट, रिलीज द टेस्ट। इसमें कौन सी चीज है जो कि आपका खाने का सबसे प्रमुख कार्य है? इसको हम अपने हिसाब से नहीं बताएंगे। फूड का तीन मुख्य फंक्शन होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो प्रोविजन ऑफ एनर्जी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी सेल्स। तो ग्रोथ जो डेवलपमेंट है वो आपका सबसे ठीक उत्तर लगता है। तो ग्रोथ ऑफ द बॉडी जो है, एनर्जी भी मिलती है, गेट एनर्जी, वो भी ठीक चीज है। और जो आपका बॉडी की ग्रोथ होती है, तो आप अगर दोनों में से एक पूछा जाए तो आप एनर्जी की तरफ जाएंगे कि हमें एनर्जी मिलती है। भूख सेटिस्फाई करना ये कोई भी आपकी सही उत्तर नहीं है। अगला 77th क्वेश्चन है कि रेसिंग कार जो होती है उसकी डिजाइन कुछ इस तरीके से की जाती है कि उसका फेस बेस जो होता है वो ब्रॉड होता है और हाइट जो होती है उसकी लो होती है। तो ऐसा करने से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो क्या हो जाएगी,
वो वेरी लो होगी या फिर मिडिल में होगी, रेज्ड हो जाएगी या फिर आउटसाइड द कार हो जाएगी। हाइट को कम करने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा रेसिंग कार पे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। फिलहाल अभी ये आपका फिजिक्स और मैकेनिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो समझते हैं। इसमें जो आपका राइडर होता है, एग्जाम्पल लेके बताया है कि इसमें जो रोड रेसिंग बाइक्स होती हैं उसमें लो सेंटर ऑफ द ग्रेविटी रखने की आवश्यकता होती है, जो भी आपका रेसिंग बाइक्स होती हैं। सो होल्ड ऑफ द मोटरसाइकिल व्हेन एट द रेस्ट बट इट डजंट मेक इट मोर स्टेबल एट द मीडियम टू हाई स्पीड हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैज नो सिग्निफिकेंट इफिशिएंट एंड स्टेबिलिटी। कहने का मतलब है कि लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तब होनी चाहिए जब आपका रेसिंग, मतलब जो मोटर कार होते हैं रेसिंग के लिए, तो आपको उत्तर यहाँ पे देखने को मिल चुका होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इज अ माइक्रोफोन इज फ्रॉम। अब जो माइक्रोफोन से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो वो किस फॉर्म से किस फॉर्म में जाता है। सो माइक्रोफोन आर द टाइप ऑफ द ट्रांसड्यूसर, अ डिवाइस विच कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम द वन मीडियम टू अनदर मीडियम। माइक्रोफोन जो कन्वर्ट करता है वो एकॉस्टियल एनर्जी, जो साउंड वेव एनर्जी होती है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ द माइक्रोफोन्स हैव द डिफरेंट वेज ऑफ कन्वर्टिंग एनर्जी बट दे ऑल शेयर द वन थिंग्स इन कॉमन। जो आपका डायाफ्राम्स होते हैं वो आपका कॉमन होता है। फिलहाल साउंड वेव जो है उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आप इतनी जानकारी रखिए, ठीक है। अगला है द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ। जो आपका सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो किससे इंडिपेंडेंट होता है। लेंथ, मास, लोकेशन ऑफ द अर्थ एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन। तो आपका जो मास से वो आपका हमेशा इंडिपेंडेंट होता है। फिलहाल इसके सपोर्ट में आंसर देखेंगे। पीरियड ऑफ पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉल। वो कभी आपका मास पे डिपेंड नहीं करता। तो नहीं डिपेंड करता, इसका मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट। बट ओनली ऑन द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये आपका लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर इसमें जो ऑप्शंस और दिए गए हैं जैसे कि लोकेशन ऑफ अर्थ, हाँ बिल्कुल डिपेंड करता है। अगर आप जमीन से ऊपर जा रहे हो या जमीन से नीचे जा रहे हो तो जी की वैल्यू चेंज होगी। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, इस पर भी आपका डिपेंड करेगा, बिल्कुल डिपेंड करेगा। तो कुल मिला के आपका जो मास है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। What happen when the some charges is placed on the soap bubble? सोप बबल के ऊपर अगर कुछ चार्ज रख दिया जाए तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। The bubble will expand because of the charged particles uniformly distributed on it, cause them to repel each other due to the electrostatic forces. This will happen to the both positive and the negative charged bubbles because of the charge. कहने का मतलब है कि किसी भी तरीके के, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, अगर आप सोप बबल के ऊपर रखते हो तो वो जरूर है कि वो आपका जो बबल है वो एक्सपांड ही करेगा। ठीक है। तो उत्तर आपको मिल चुका होगा कि अगर बबल एक्सपांड करेगा तो ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाना चाहिए। अगला है द लास्ट 3 लेटर्स इन द डोमेन नेम डिस्क्रिप्शन। इसको मैंने ढूंढने की कोशिश की तो इसमें आपका जो उत्तर है इसमें नन ऑफ दी जा रहा है। इसको अगर आपके पास इसका आंसर मिलता है तो कमेंट सेक्शन में पिन कर दीजिए, जिससे कि जो स्टूडेंट्स आपका नहीं आते हैं जिनके लिए आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उनको उसकी जानकारी मिल जाए। फिलहाल मुझे ये आपका गूगल पे नहीं मिला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। रैम इज, रैम क्या है उसके बारे में समझते हैं। तो इसका फुल फॉर्म अगर बात करेंगे तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इज अ कंप्यूटर्स शॉर्ट टर्म मेमोरी, आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। नन ऑफ योर प्रोग्राम्स, फाइल्स और द नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग वुड वर्क विदाउट रैम। ठीक है। विच इज योर कंप्यूटर्स वर्किंग स्पेस, ये आपका कंप्यूटर का वर्किंग स्पेस क्रिएट करता है। तो यहाँ पे आपको समझ आएगा कि ये किस तरीके का है। तो 4 ऑप्शन हैं, आप यहाँ पे समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि नेचुरली अकरिंग हैवीएस्ट एलिमेंट जो है वो कौन सा है। एल्यूमिनियम है, आयरन है, सिलिकॉन है, यूरेनियम है। यूरेनियम आपका नेचुरली अकर होता है, ठीक है, इसमें डाउट है, मतलब कुल मिला के नहीं होता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। एल्यूमिनियम, आयरन और सिलिकॉन ये तीनों नेचुरली अकर्ड होते हैं। इसमें से सबसे भारी कौन सा होगा, जो सबसे भारी होगा वही हैवीएस्ट एलिमेंट होगा। तो एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और आयरन में सबसे हैवी जो होता है आयरन होता है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ही ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। लेकिन अगर बात किया जाए ओवरऑल की बात करेंगे तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर सपोर्ट कर रहा हूँ आंसर आयरन ऑप्शन सही होगा। लेकिन अगर बात किया जाए ओवरऑल तो पैलेडियम एक ओवरऑल ऐसा एलिमेंट है जो कि सबसे अधिक आपका हैवीएस्ट है एलिमेंट, ठीक है, जो कि नेचुरली अगर होता है पैलेडियम। इन चारों के अलावा अगर आंसर पूछा जाए। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डेंसिटी। चारकोल, डायमंड, कोक और ग्रेफाइट में से जो हाईएस्ट डेंसिटी है वो किसकी पाई जाती है। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि चारकोल की डेंसिटी जो होती है 180 से 200 kg पर मीटर क्यूब होती है
और इसी तरीके से अगर डायमंड की डेंसिटी की बात करें तो अच्छा ये केजी पर मीटर क्यूब है ना, तो यहाँ पे किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000। अब मीटर क्यूब मतलब क्या हुआ, मीटर को सेंटीमीटर में 10 to the power -6 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है, 10 to the power -6 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे जो मीटर है उसको सेंटीमीटर में बदलोगे तो कितना होगा, 10 to the power 2, तो 10 to the power 6 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 10 to the power -3, आपका 0.18 हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हो ना, अगर इसको मैं ठीक से लिखना चाहूँ तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.18, ठीक है, 0.18। यहाँ पे केजी पर जो मीटर क्यूब लिखा है इसको मैं ग्राम लिख देता हूँ, ठीक है, इसको मैंने क्या किया, ग्राम लिख दिया, और इसको मैंने क्या किया, सेंटीमीटर लिख दिया। तो यहाँ पे चेंज हो गया, तो मतलब 0.18 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है वो आपका चारकोल का है। डायमंड का जो डेंसिटी है वो आपका 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर, डायमंड का इससे बहुत ज्यादा है, ठीक है। ग्रेफाइट की बात करेंगे तो आपका 2.26। तो सीधी सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि डायमंड की जो डेंसिटी है उसको मैंने आपको बता दिया कि 3.51 होती है। कितनी होती है, 3.51। तो सबसे ज्यादा आपके ऑप्शन में जो डेंसिटी है वो आपकी डायमंड की देखी जाएगी, ठीक है। चारकोल कम है, कोक कम है, ग्रेफाइट का कम है, डायमंड, ग्रेफाइट थोड़ा नजदीक है डायमंड के, लेकिन उसके बराबर नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन अ गैस एक्सपांड्स टू अ रीजन ऑफ द लो प्रेशर इट्स टेम्परेचर, अगर कोई भी गैस है जो कि एक ऐसे रीजन में है जहां पे लो प्रेशर क्रिएट है तो उसका जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा। तो क्वेश्चन तो अच्छा है, फिलहाल इसको समझते हैं, ठीक है। व्हेन अ नॉन आइडियल गैस सडनली एक्सपांड, अगर कोई भी नॉन आइडियल गैस जो है वो आपका अगर एक्सपांड करती है, तो यहाँ पे आपके क्या गैस के बारे में बताया गया है, मतलब केवल गैस बोला गया है ना, तो आप आइडियल तो मान नहीं सकते उसको। तो नॉन आइडियल गैस अगर एक्सपांड करता है मतलब फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है, देयर इज अ टेम्परेचर चेंज, उसमें टेम्परेचर का चेंज होगा। इसको जूल थॉमसन इफेक्ट भी कहते हैं, और ये आपका एडियाबेटिक इफेक्ट होगा। सो द टेम्परेचर ऑफ द रियल गैस इज ईदर डिक्रीज और द इंक्रीज बाय द लेटिंग द गैस एक्सपांड फ्रीली एट द कांस्टेंट एंथैल्पी। अगर कांस्टेंट एंथैल्पी में इसको एक्सपांड करने दिया जाए तो ये आपका टेम्परेचर डिक्रीज होगा और इंक्रीज भी होगा। तो मतलब फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, ये आपका ये ऑप्शन डी बोल सकते हो क्या, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द फॉलोइंग, मोस्ट ऑफ द एक्सप्लोशन इन द माइनिंग अकर्स ड्यू टू द मिक्सचर ऑफ। अब आपसे पूछा गया कि जो माइनिंग में एक्सप्लोशन होता है वो किसके मिक्सिंग की वजह से होता है, तो इसका आंसर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो मेथेन एक्सप्लोजन अकर्स इन द माइन व्हेन द बिल्डअप ऑफ द मेथेन गैस, जब मेथेन गैस को बनाया जाता है तो उसकी वजह से आपका एक्सप्लोशन देखने को मिलता है। तो मीथेन गैस कैसे बनती है, अ बायो प्रोडक्ट ऑफ कोल कम इनटू द कांटेक्ट विद द हीट सोर्स एंड देयर इज नॉट एनफ एयर टू डाइल्यूट द गैस टू लीव बिलो द एक्सप्लोजन पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो माइनिंग इंजीनियरिंग है उससे यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो आपका मीथेन गैस होती है वो जो कि कोल का बाई प्रोडक्ट है उसके द्वारा ही एक्सप्लोजन देखने को मिलता है। तो मीथेन विद एयर, ठीक है, ये आपका ऑप्शन सी जो है वो आपका ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट बायोडाइवर्सिटी, इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करता है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ओशियन एसिडिफिकेशन, क्लाइमेट चेंज और ऑल ऑफ द अबव। सीधी सी बात है कि बायोडाइवर्सिटी जो है आपका सभी चीजों से इफेक्ट होती है, ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कंसर्न विद, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो होता है वो आपका किससे कंसर्न होता है, कंसर्न है मतलब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्यों लागू किया गया। ये आपका इंटरनेशनल लेवल का एक प्रोटोकॉल है, समझते हैं इसको। सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फाइनलाइज्ड इन 1987, 1987 में बना था, इज अ ग्लोबल एग्रीमेंट टू प्रोटेक्ट द स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन लेयर बाय द फेजिंग आउट द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ द ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंसेस। मतलब कि हम जो ओजोन को क्षति पहुंचाने वाले जो सब्सटेंस हैं उनका कंजम्पशन कम से कम करके हम किसी भी तरीके से स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन लेयर को हम बचाएंगे। इसके लिए जो आपका एग्रीमेंट हुआ है इंटरनेशनल लेवल पे उसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। तो अच्छा, अब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि उत्तर क्या होगा, चेकिंग द ग्लोबल वार्मिंग, चेकिंग द ओजोन डिप्लेशन, या फिर बोथ ए प्लस बी, या फिर ए बी एंड प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे हम ओजोन डिप्लेशन पे कवर मतलब कि मेन ध्यान रख रहे हैं, न कि आपका ग्लोबल वार्मिंग। तो आप ऑप्शन बी ठीक मान सकते हो, ठीक है, ज्यादा नजदीक है। अगला है कि फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन इज ड्यू टू, जब का एसिड रेन होता है वो किसकी वजह से होता है, क्या इसका उत्तर हम दे सकते हैं क्या। सो एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द केमिकल रिएक्शन दैट बिगिन व्हेन द कंपाउंड लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड द नाइट्रोजन ऑक्साइड आर रिलीज इनटू द एयर। कहने का मतलब है कि अगर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन के जितने भी है मतलब सॉक्स और नॉक्स, सल्फर के जो ऑक्साइड है
और जो आपका नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं वो अगर एयर में रिलीज हो जाते हैं तो ये जो समस्या है एसिड रेन की वो देखने को मिलती है। दीज सब्सटेंस कैन राइज वेरी हाई इनटू द एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर में बहुत ऊपर तक हाई राइज कर सकते हैं। वेयर दे मिक्स द रिएक्ट विद द वाटर, जहाँ पे वे पानी के साथ, ऑक्सीजन के साथ और कुछ अदर केमिकल के साथ मिल करके एक पॉल्यूटेंट क्रिएट करते हैं, एसिडिक पॉल्यूटेंट क्रिएट करते हैं। इसी को एसिड रेन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपका पॉइंट समझ में आया होगा कि व्हाट इज एक्चुअली द एसिड रेन। तो क्या ये एक वाटर पोल्यूशन है, क्या ये एयर पोल्यूशन है, या लैंड पोल्यूशन है, या नॉइज पोल्यूशन? तो ऑब्वियस बात है कि ये एयर पोल्यूशन की वजह से होता है, क्योंकि सॉक्स और नॉक्स आपका एयर पोल्यूशन के अंतर्गत ही आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनॉर्मस पॉल्यूशन एक्सपांशन हैज लेड टू द प्रॉब्लम। ये आपका अगर पॉल्यूशन एक्सपांड करता है तो वो किस तरह के प्रॉब्लम को जन्म देता है? पॉल्यूशन की वजह से आपका जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है बढ़ता है, हाँ बिल्कुल सही बात है। ग्लोबल वार्मिंग ही बढ़ता है, इंक्रीज इन द पॉल्यूशन लेवल, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ द एबव ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन द प्रॉफिट मोहम्मद बर्थडे। प्रॉफिट मोहम्मद बर्थडे के उपलक्ष्य में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पूरा नेट पे सर्च करके आपको बता रहा हूँ कि मवालिद, ठीक है, या इसको मिलाद कहते हैं। इन इस्लाम द बर्थडे ऑफ द हॉली फिगर, स्पेशली द बर्थडे ऑफ द प्रोफेट मोहम्मद, तो उनके जो आपका मवालिद अल नबी हैं, ठीक है, उनके लिए आपका मवालिद सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको मिलाद के नाम से भी जानते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ईद ए मिलाद, ऑप्शन बी जो है ईद ए मिलाद, ठीक है, तो वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो नोबल पीस प्राइज इज अवार्डेड इन विच सिटी, इसमें से कौन सी सिटी है जहाँ पे नोबल पीस प्राइज जो है वो अवार्ड दिया जाता है? तो सही उत्तर आपका ओस्लो है। इसके बारे में फिलहाल थोड़ी सी और जानकारी लेंगे। ओस्लो जो है आपका नॉर्वे में है, और जो नोबल पीस प्राइज है वो आपका सेरेमनी जो है हेल्ड किया जाता है स्टॉकहोम कंसर्ट हॉल, वेयर द किंग ऑफ स्वीडन प्रेजेंट ईच laureate with the Nobel Prize medal and the Nobel Prize diploma, a televised banquet in them held in the Stockholm City Hall. On the same day, the Nobel Peace Prize is awarded on the Oslo, Norway. मतलब कि स्टॉकहोम की बात करें जाए तो वहां पे भी आपका सिटी हॉल में ढेर सारे नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, लेकिन जो पीस वाला आपका नोबेल प्राइज होता है उसको ओस्लो नॉर्वे में ही उसी दिन अवार्ड किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द सिटी हैविंग द टू हेडक्वार्टर्स ईच ऑफ इंडियन रेलवे जोन। कोलकाता चेन्नई, कोलकाता मुंबई, मुंबई आपका सिकंदराबाद, मुंबई चेन्नई। इनमें से दो ऐसे कंट्री का नाम बता, मतलब कि ऐसे क्षेत्र का नाम बताना जिनमें क्या पाया जाता है, इंडिया के जो जितने भी आपके हेडक्वार्टर्स कह लीजिए, ठीक है, हेडक्वार्टर्स कहना ठीक रहेगा, अलग अलग इंडियन रेलवे जोन के। इंडियन रेलवे में कितने जोन हैं यहाँ पे आप जो पूरा देख रहे हो ना लिस्ट, 18 जोन अब तक बन चुके हैं, और भी बनने की संभावना है। जितने मेट्रोपॉलिटन बनेगी तो जोन अलग अलग होते चले जाएंगे। सेंटर जो है आपका मुंबई में है, वेस्टर्न आपका मुंबई में है। तो इसी तरीके से आपका पूरी लिस्ट है कि दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, ठीक है, हाजीपुर, बुंदेलखंड, इलाहाबाद जिसको प्रयागराज के नाम से जानते हैं, इसी तरीके से गोरखपुर, गुवाहाटी, ठीक है, जयपुर, सिकंदराबाद, बिलासपुर, कोलकाता हो गया, ठीक है, तो जबलपुर और विशाखापट्टनम। कोलकाता में आपका मेट्रो को भी अलग से आपका बनाया गया है, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो अगर उत्तर की बात करेंगे तो कोलकाता और जो मुंबई है दोनों के दोनों आपके क्या हैं, दोनों अलग अलग सेक्टर के हेडक्वार्टर्स हैं।